Hello everybody, so my name is Sanya Raj and today I want to make a video on the topic calculus. कैलकुलस जो होता है वो हमारे डेली लाइफ में जो है वो उतना कुछ खास तो यूज़ नहीं आता, लेकिन हाँ इसका जो एप्लीकेशंस होता है लाइक कैलकुलस के अंदर हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स बेसिकली हम लोग दो टॉपिक्स पढ़ते हैं. पहला जो होता है वो होता है डिफ्रेंशिएशन और दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है इंटीग्रेशन. तो इसी वजह से दो टाइप का कैलकुलस को हम डिफाइन करते हैं. डिफरेंशिएशन से जो बेसिस होता है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रेशन से जो बेस होता है उसको हम कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस. ओके, नाउ लेट्स सी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है. फॉर एन एग्जांपल, अगर हम एक प्लॉट हम ड्रॉ करें, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो मान लीजिए हमारा एक ग्राउंड है, वो रेक्टेंगल शेप का है, तो इसका हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं फॉर्मूला का यूज़ करके, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ. अगर हम करेंगे तो इस रेक्टेंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं. अगर कोई फील्ड है जो सर्कल के शेप में है, इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो फिक्स्ड है. अगर किसी ऑब्जेक्ट किसी से कोई भी चीज़ जिसका शेप जो है वो ज्योमेट्रिकली फिक्स्ड होता है, लाइक वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, तो हम उसका एरिया बहुत इजीली निकाल सकते हैं फार्मूला का यूज़ करके. लाइक इसका अगर हम स्फेरिकल है तो इसका हम एरिया आराम से फार्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से. लेकिन अगर हमारे पास कोई इरेगुलर शेप का एरिया है, ठीक है, और इसका अगर मुझे बोला जाए कि आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, तो ऐसे केस में मान लीजिए हमारे पास एक एरिया इस टाइप से है. ओके, लेट्स से इसके अंदर का मुझे एरिया निकालना है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इतना एरिया जो इसके अंदर आ रहा है, बेसिकली मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये एरिया जो है वो कितना है, ठीक है. तो ये क्योंकि ये कोई भी फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, ना ही ये रेक्टेंगल है, ना ही ये स्क्वायर है, ना ही ये कोई सर्कल है, तो इस केस में क्या करेंगे कि हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है. इंटीग्रेशन जो होता है, तो अब मान लीजिए इंटीग्रेशन में हम करते क्या है, इसका एक बहुत ही छोटा पार्ट को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिसका ब्रेथ जो है वो dx है. क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसी वजह से इसमें d लग जाता है, dx एलिमेंट. ओके, क्योंकि इसकी साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, ठीक है. और इसका क्योंकि ये जो लेंथ है वो मान लीजिए l है. ओके, लेंथ तो इसका फिक्स्ड ही रहेगा, लेंथ तो हम बहुत छोटा नहीं ले रहे ना, बस ब्रेथ उसका जो विथ है वो काफ़ी पतला पीस ले रहे हैं, उस पूरे एरिया का एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं. और ये लिमिट जो है वो मान लीजिए a है, a,0 एंड दिस लिमिट इज b,0. ओके, और मुझे इस टोटल पार्ट का एरिया निकालना है. तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. कहाँ से कहाँ तक हमें निकालना है, तो ये हो गया इसका लोअर लिमिट जो कि a है, और ये हो गया इसका हायर लिमिट, अपर लिमिट जो कि b है, ठीक है. मतलब a से लेकर b तक के बीच का जो एरिया है उसका मुझे वैल्यू निकालना है. तो हम क्या करेंगे, एरिया कर देंगे a से लेकर b तक इंटीग्रेट. ओके, अब देखिए मुझे इस मान लीजिए ये जो मैंने इतनी छोटी सी पीस ली, ये कुछ इतना रेक्टेंगल है और इतना जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, जो थोड़ा कर्व भी हो सकता है, लाइक ऐसे हो, ठीक है. इसी वजह से हम इसे ऐसे एज अ ट्राइंगल नहीं ले सकते हैं. तो हम इसे मान लेते हैं ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है और ये हमारा कुछ रेक्टेंगल जैसा है. रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का तो हमें पता है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, इसका लेंथ जो है वो l है और इसका ब्रेथ जो है वो है क्या, dx. ठीक है, तो हम इसे एज ए जनरलाइज व्यू करके हम इसे लिख सकते हैं l dx. फाइन. वैसे जब मुझे ऐसा कोई फंक्शन दिया जाता है तो इस फंक्शन को हम, इस पार्ट को हम एक फंक्शन से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है fx. ठीक है, fx कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का ग्राफ हो सकता है. तो क्योंकि मैंने यहाँ पर इस फंक्शन का मुझे निकालना है वो भी पूरा, जहाँ से जहाँ तक लेकर इसका लिमिट्स है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, fx के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में. ओके, fx इंटू dx करेंगे. ओके,
जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यही हमारा इंटीग्रेटेड वैल्यू आता है। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी इरेगुलर शेप जिसकी ज्योमेट्री जो है वो फिक्स्ड ना हो, कॉन्साइज ना हो, तो उसका हम एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होता है इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस का ही एक तरह से रिवर्स जो होता है वो डिफरेंशियल कैलकुलस होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में और इंटीग्रल कैलकुलस में। तो अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, हम इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक डिफरेंशिएशन के काफ़ी सारे फॉर्मूला है, जिसमें से एक फॉर्मूला होता है कि डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ओके। जिसमें एन जो है वो कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, लाइक कोई भी इंटीजर, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, इस फॉर्म को इस फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें, तो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला दिया है एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर टू, जहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, तो हम लिख सकते हैं इसको टू इंटू एक्स टू द पावर टू माइनस वन, ओके। तो इसे हम लिख सकते हैं टू इंटू एक्स, क्योंकि टू माइनस वन तो वन होता है, तो टू एक्स, ओके। तो हम इसे निकाल सकते हैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा वो टू एक्स होगा। उसी तरह अब देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बेसिकली रिलेशन क्या होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई फंक्शन आता है एफ एक्स, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जो होगा dx के रेस्पेक्ट में वो हो जाएगा ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसे हमें एग्जाम्पल के थ्रू एक समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे जो सेम क्वेश्चन हमने लिया था एक्स स्क्वायर का एग्जाम्पल, तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो क्या हुआ, टू एक्स। अब अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं टू एक्स का dx के रेस्पेक्ट में, तो हमें एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। इसे हम प्रूव करते हैं। तो इंटीग्रेशन का इसके लिए हमें फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, एक्स टू द पावर एन का ही फॉर्मूला अगर हम इंटीग्रेशन में देखो तो ये कुछ ऐसा होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। अब देखिए हम बेसिकली ये सोचेंगे कि ये कांस्टेंट आफ्टर ऑल एड क्यों होता है इंटीग्रेशन में। कोई भी इंटीग्रेशन जो कि इनडिफिनिट है, इंटीग्रेशन का दो टाइप होता है, एक इनडिफिनिट और एक होता है डिफिनिट। इनडिफिनिट नाम से ही जैसा कि पता चला है, जिसकी वैल्यू, जिसकी लिमिट्स जो है वो डिफाइंड ना हो, ठीक है, जो कि एकदम मतलब फिक्स्ड ना हो कि ये यही फंक्शन है, ठीक है। वो जैसे देखिए अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसका मतलब क्या हुआ, इस कांस्टेंट का मतलब हुआ कोई भी कांस्टेंट नंबर, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब क्योंकि ये तीन जो फंक्शन है ये सेम नहीं है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वन फंक्शन के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम इस तीनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें सबका इंटीग्रेशन 2x ही आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट का तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं हम, जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो हमें स्पेसिफाइड हो कि हाँ ये फंक्शन जो है अलग हो सकता है, तो इसी वजह से हमें कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, सो दैट ये क्लैरिफाइड रहे कि नहीं ये कांस्टेंट अगर वैरी करेगा तो ये फंक्शन भी वैरी कर जाएगा, ठीक है। इसी वजह क्योंकि ये एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसका लिमिट्स जो है वो फिक्स्ड नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें यही लिमिट्स फिक्स्ड कर दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर दें ये a टू b जा रहा है या फिर c टू d जा रहा है, ठीक है, अगर हम इसका लिमिट्स डिफाइन कर देते हैं तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पहले हम इनडिफिनिट का एग्जांपल लेते हैं, लाइक अभी जो हमने फंक्शन लिया है 2x, ठीक है, तो यहाँ पर x टू द पावर n का हमें फॉर्मूला बता दिया, x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर है इंटीग्रेशन तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा एज इट इज, जैसे कि डिफरेंशिएशन में भी होता है, ठीक है। तो 2 को हम बाहर ले आए और x को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब x के पावर में कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, 1 है, पावर इसका 1 है। तो यहाँ पर x की पावर क्या है, 1, और यहाँ पर फॉर्मूला में क्या दिया है, x टू द पावर n, तो n के जगह पर हम 1 डाल देंगे, जहाँ जहाँ फॉर्मूले में n है वहाँ वहाँ हम 1 डालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा, x टू द पावर n प्लस वन, मतलब 1 प्लस वन बाई 1 प्लस वन एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2
प्लस सी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका मतलब 2x dx का इंटीग्रेशन जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा। यही तो हमें चाहिए था, ठीक है। तो ये तो हम प्रूफ कर लिए। यही रिलेशन होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होता है वो एक दूसरे का रिवर्स प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। दोनों का ही कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हमारे डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि इससे हम बहुत कुछ, भले ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है जिसकी वजह से इसका हम अप्लाइड मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज़ नहीं आता, लेकिन फिर भी हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एरिया को फाइंड आउट करने के लिए लाइक कुछ कर्व दे दिया है मुझे, और मुझे मुझे बताना है कि इसके अंदर का एरिया कितना लाई कर रहा है, उस चंद चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी लाइक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सब जो टर्म्स होते हैं फिजिक्स के रिस्पेक्ट में, लाइक इंस्टेंटेनियस कोई भी प्रॉपर्टी हो लाइक स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लाइक डी वी बाई डी टी, ओके, डी एस बाई डी टी, डी ए बाई डी टी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। थैंक यू। आगे और पढ़ते हैं।